गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज का आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल पोइम, यानी आज मैं आपको जो आपकी 10th क्लास में जो चारों पोइम है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि यही अगर आपको ये टॉपिक जो आज का है वो सबसे इम्पोर्टेंट है 10th क्लास में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है वहाँ पे, क्योंकि आप जब एक्सप्लेनेशन करोगे वहाँ पे आपको पोइम और जो पोइट है वो आपको पूछेगा, वहाँ पे जो रेफरेंस लिखोगे उसमें आपको पोइम का नाम और पोइट का नाम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर थीम, एक क्वेश्चन थीम के ऊपर भी पूछ लेता है आपकी, जैसे रिक्स पोइम मान लो, माई गुड राइट हैंड ये पोइम है उसके बारे में मान लो, द लोटस है उसके बारे में, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उनके इंट्रोडक्शन है उनकी थीम के बारे में आपको पूछ लेता है। तो सबसे पहले आज का आपकी जो फर्स्ट पोइम है उसका क्या नाम है, रिक्स। आपको ये पता होना चाहिए, आपकी जो पहली पोइम है रिक्स, रिक्स का अर्थ क्या होता है, जोखिम या संकट है। और इसके पोइट कौन है, जेनरेट रैंड, यानी आपकी जो पहली पोइम है उसके जो लेखक है वो जेनरेट रैंड है। अब देखो रिक्स के अंदर क्या कहा गया है, जेनरेट रैंड है ना, ये क्या कहना चाहते हैं आपको, तो उसके बारे में देखना है। आपकी जो थीम है, थीम का अर्थ क्या होता है, विषय वस्तु। तो आप देखो टू टेक, हमें लेना चाहिए, रिक्स यानी जोखिम, हमें जोखिम लेना चाहिए। इफ़ यदि, यू वांट टू, हम चाहते हैं, टू अचीव समथिंग, यानी अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, समथिंग यानी कुछ, यानी जेनरेट रैंड यह कहते हैं इस पोइम की मेन थीम क्या है, अगर हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो पहली पोइम का क्या नाम है, रिक्स, और इसके लेखक कौन है, जेनरेट रैंड। क्या कहा गया है, टू टेक रिक्स, टू टेक रिक्स, अगर हम रिक्स लेंगे, जोखिम लेंगे, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, यानी हमें जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा, रिक्स लेना पड़ेगा। तो इसी के अंदर कहा गया है रिक्स एक मोटिवेशनल पोइम है, एक प्रेरणादायक पोइम है। इस कविता में, इस पोइम में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेता है, वह व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वह जीवन का कोई भी कार्य करे, वह व्यक्ति सफल होगा ही। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिस्क लेता है, वह व्यक्ति 100% वो आदमी सक्सेस होता ही है। तो हमें ये रिस्क क्या होता है कि अगर हमने कोई संकल्प ले लिया, अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन को पूरा करने के लिए हमें चाहे कोई भी जोखिम उठाना पड़े, कोई भी रिस्क उठाना पड़े, हमें वो कार्य 100% करना ही है। तब हम उस कार्य के अंदर वो यानी प्राप्त कर सकते हैं, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट पोइम क्या है, रिक्स। रिक्स के राइटर कौन है, इसके पोइट कौन है, जेनरेट रैंड। अब इसकी थीम क्या है, टू टेक रिक्स इफ़ यू वांट टू समथिंग अचीव, अगर हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिक्स लेना पड़ेगा। और आपकी जो सेकंड पोइम है वो कौन सी है, माई गुड राइट हैंड। कौन सी है, माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। कौन सी पोइम है, माई गुड राइट हैंड, और इसका अर्थ क्या होता है, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। और इसके जो पोइट है वो कौन है, चार्ल्स मैके। कौन है, चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, नन इज, यानी नन यानी कोई नहीं, इज ट्रस्ट वर्दली होता है विश्वास करने योग्य, इन द वर्ल्ड संसार में, एक्सेप्ट होता है के सिवाय, के अलावा, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, एंड पोइट यानी गॉड। कहने का मतलब है जो माई गुड राइट हैंड है, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, उसमें चार्ल्स मैके कहते हैं कि संसार में कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है सिवाय हमारे कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम और गॉड के अलावा, यानी इस दुनिया में भगवान और कठिन मेहनत के अलावा कोई भी संसार में विश्वास करने के योग्य नहीं है। चार्ल्स मैके, ये माई गुड राइट हैंड है। इस पोइम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो माई गुड राइट हैंड पोइम है, इसमें चार्ल्स मैके क्या कहते हैं कि जब कवि होते हैं, जो चार्ल्स मैके हैं, जब गरीबी की स्थिति के अंदर होते हैं तो वह मदद करने के लिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते
हैं, अपने जो रिलेटिव होते हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सभी के सभी लोग, जिसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारे रिलेटिव भी आते हैं, वो सभी के सभी उसको मना कर देते हैं, अर्थात उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आता है। और जब चार्ल्स मैके उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वो जितने भी रिलेटिव हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, वो उनको अच्छी अच्छी सलाह तो देते हैं, लेकिन उनको है ना कोई भी धन नहीं देता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। यानी कवि जब दुख की स्थिति में होते हैं तो उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। जब कवि का बुरा वक्त चल रहा होता है तब उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है। लेकिन जब कवि के अच्छे दिन आ जाते हैं, जब कवि का अच्छा समय आ जाता है, यानी जब कवि अपने भगवान के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर विश्वास करने लग जाता है, तो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं और कठिन मेहनत करके वह एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और जो लोग उसको छोड़ के गए थे वह अब उसके पास आने लग जाते हैं। लेकिन कवि ये कहता है, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो ऐसा कार्य है जैसे मिट्टी के ऊपर महल बनाना जैसा कार्य है। तो इसीलिए चार्ल्स मैके कहते हैं कि संसार में भगवान के अलावा और जो हमारा हार्ड वर्क है, कठिन मेहनत है, उसके अलावा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये माय गुड राइट हैंड के अंदर आपको कहा गया है। फिर थर्ड पोइम आती है द लोटस। लोटस आप बताइए कि कमल होता है लोटस, और इसकी जो यानी पोइटेस है जिसको वो है तोरू दत्त। यानी ये सभी हमारी क्या है कि जनरल ट्रेंड है चार्ल्स मैके। तोरू दत्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये इंडियन पोइट है, यानी हमारी भारतीय कवित्री है ये जो हमारी तोरू दत्त। और ये सबसे यंगेस्ट पोइटेस है जो तोरू दत्त है, जो हमने छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया था इस लोटस पोइम को लिख के। तो इस लोटस पोइम में क्या है वो अभी आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए आगे इसकी थीम में, यानी ये सेकंड पोइम की माय गुड राइट हैंड की थीम क्या है, नन इज ट्रस्टवर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड, कि हमें भगवान के अलावा और कठिन मेहनत के अलावा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी पोइम है लोटस और इसके जो पोइट है वो कौन है, तोरू दत्त है। अब देखो सिम्बोकली होता है, प्रतीकात्मक रूप से द विक्ट्री होती है, विजय ऑफ द लोटस है। यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से वो जो लोटस है उसकी विजय के बारे में बताया गया है। और ये लोटस है, लोटस किसका प्रतीक है यहाँ पे, इंडियन कल्चर का, यानी भारतीय संस्कृति का। जो लोटस हमारा जो ये फूल है वो किसका प्रतीक है, इंडियन कल्चर का। और किसके ऊपर, ओवर द लिली। लिली मैंने आपको, यानी लिली का अर्थ होता है कुमुदिनी का फूल, और इसको वैसे लिली यानी लिली भी बोलते हैं, वाइट फूल आता है। एंड रोज, गुलाब का फूल। वेस्टर्न कल्चर, यानी जो लोटस है वो हमारे इंडियन कल्चर को यहाँ पे शो कर रहा है, और जो लिली और जो लोटस है, लिली और जो रोज है वो किसको शो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को। यानी जो लोटस है वह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और लिली और जो रोज है वो हमारे पश्चिमी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, यानी वर्णन करना। यानी यहाँ पे तोरू दत्त ने जो लिली का फूल है और जो रोज का फूल है उसके ऊपर है ना वो लोटस फूल की विजय को यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि जो लिली और जो रोज है ये दोनों के दोनों पश्चिमी संस्कृति के फूल है, उनके ऊपर है ना हमारे जो लोटस है यानी उसकी विजय बताई गई है। और यानी वेस्टर्न कल्चर के ऊपर किस प्रकार इंडियन कल्चर की विजय होती है इस पोइम के अंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तोरू दत्त के लिए। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ कि एक लिली का फूल होता है और एक रोज का फूल होता है। उन दोनों के अंदर है ना वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल बनने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो इसके लिए जो फूलों के देवता होते हैं क्यूपिड, वो फूलों की जो देवी होती है, फूलों और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास चला जाता है। तो फ्लोरा के पास जाता है तो वो कहता है कि देवी मुझे ऐसा फूल चाहिए जो इन लिली की और जो रोज है इन दोनों की क्वालिटी उसमें विद्यमान हो। तो जो फ्लोरा है जो फूलों की देवी है वह उसको यानी जिसमें लिली का भी क्वालिटी हो और रोज का भी क्वालिटी हो
उन दोनों को मिक्स करके वो यानी लोटस का फूल का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार इसमें जो लिली और रोज है उसके ऊपर वेस्ट यानी इंडियन कल्चर की विजय बताई गई है, क्योंकि लोटस के अंदर लिली की भी क्वालिटी होती है और रोज की भी क्वालिटी होती है। इस प्रकार वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। और जो आप जो फोर्थ पोइम है, लास्ट पोइम है एन एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिजी एक पोइम होती है जब भी किसी हमारे फ्रेंड की या इम्पोर्टेंट पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो शोक गीत लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एलिजी। एलिजी यानी वह पोइम है जो हमेशा हमारा जो कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन और फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो पोइम लिखी जाती है उनको एलिजी बोलते हैं, शोक गीत। एलिजी का अर्थ क्या होता है? शोक गीत। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी एक कुत्ते की मृत्यु पर, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत। यानी एक कुत्ता है, पागल कुत्ता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में जो गीत लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलिजी। और इसके जो राइटर है, जो पोइट है, वो कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इसमें देखो क्या बताया गया इसकी थीम में, द पोइट हैज़ टोल्ड अस, कवि हमें ये बताता है दैट की द मैन एंड द लेड ए रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ होता है धार्मिक जीवन, ओनली ड्यूरिंग के दौरान हिज प्रेयर ओवर्स। कवि यहाँ पे जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ है वह आपको ये बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है और एक कुत्ता होता है, तो वो दोनों के यानी शुरू में काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनमें घनिष्ठता हो जाती है। धीरे धीरे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो उसमें जैसे वो दुश्मन बन जाते हैं तो वो एक दूसरे के मारने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। तो एक दिन जैसे ये आदमी जा रहा होता है तो वो कुत्ता उसको पीछे से काट लेता है और वह व्यक्ति होता है वह यानी वो एक जब भी वो प्रार्थना करता है उसी के अंदर वो अपना धार्मिक जीवन जीता है, यानी वो दिखावा ज़्यादा करता है। तो जब उस व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो जो आसपास की कॉलोनी के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उस कुत्ते को बुरा भला कहने लग जाते हैं। और अंत में क्या होता है कि वह जिस व्यक्ति को कुत्ता काटा था उस आदमी को वह तो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में फिर ओलिवर गोल्ड स्मिथ वो ये गीत लिखते हैं, ये पोएम लिखते हैं एलिजी। तो एलिजी के अंदर यही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा विष यानी जानवर से ज़्यादा विष इंसान के अंदर आता है कि वह उस कुत्ते को बुरा भला कहते हैं, उसकी वजह से वो आदमी तो रिकवर हो जाता है क्योंकि वो दिखावा करता है, प्रार्थना के समय अपना वो धार्मिक जीवन जीता है और उस लोग उसको बुरा भला कहते हैं तो उसकी लाइफ यानी वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपकी क्या है, आज का जो टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑल पोएम, यानी सभी पोएम का मैं आपको छोटा सा यहाँ पे परिचय मैंने बताया है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ शुरू से। तो आपकी पहली पोएम कौन सी है? रिक्स। इसके जो राइटर है वो कौन है? जेनरेट रैंड। इसमें क्या बताया गया इसकी थीम में? टू टेक रिक्स इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जोखिम लेना पड़ेगा। दूसरी हमारी पोएम कौन सी है? माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। और इसके जो पोइट है वो कौन है? चार्ल्स मैके। नन इज ट्रस्ट वर्ल्डली इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड। यानी कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कठिन मेहनत और भगवान के अलावा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो पोइम है वो कौन सी है? द लोटस। इसका मतलब है कमल। और इसकी जो राइटर है वो कौन है? तोरू दत्त। इसमें क्या बताया गया है कि सिम्बोकली प्रतीकात्मक रूप से द विक्ट्री ऑफ द लोटस ओवर द लिली और रोज हैज़ बीन डिस्क्राइब। कवि ने यहाँ पे जो कवित्री हमारी उसने यहाँ पे यानी लिली और रोज के ऊपर जो लोटस है, कमल का फूल है, उसकी प्रतीकात्मक विजय के बारे में उसने वर्णन किया गया है। क्योंकि लोटस होता है वह इंडियन कल्चर का प्रतीक होता है और लिली और जो रोज होता है वो वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक होता है। और हमारी जो चौथी पोइम है एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, इसके जो राइटर है वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। और उसने यहाँ पे बताया गया कि जो आदमी है वो कैसे अपना धार्मिक जीवन जीता है प्रार्थना के समय में। धन्यवाद।